वो सीधा कह रहे हैं कि अब आप बजरंगी सेना भरना चाहते हैं सेना में। उसके बाद में माधव जी फौरन आपके पास आऊंगी। बजरंगी सेना, हाँ मैं बिल्कुल, उनका तात्पर्य है, अंजना जी, हिडन एजेंडा क्या है, उछला एजेंडा क्या है? हिडन एजेंडा है। हाँ मैं बिल्कुल, अब मैं हिडन एजेंडा को एक्सपोज करता हूं। जिन लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट खत्म होना चाहिए, यानी सेना के लोग आतंकवादियों से लड़े बगैर शक्ति के। जिन लोगों ने जब सेना के लोग लड़े तो उनका कहना था आतंकवादी मासूम है और मुकदमे चलने चाहिए सेना के लोगों पे। जिन्होंने कहा सिडिशन एक्ट खत्म होना चाहिए, देशद्रोह का एक्ट खत्म होना चाहिए, वो आके आज बात करने लगे यहां पर। जिन लोगों ने बिहार में, याद करिए आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में लोग क्या बोलते थे सेना के लोगों के लिए, हाँ ये तो मरने के लिए आते हैं। और अगर आप याद करिए सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहने वाले लोग आज सेना, किसने कहा? आपके लाइव मिनिस्टर ने कहा। अरे सेना को सड़क छाप गुंडा के मिनिस्टर ने कहा। बोलने लगे भाई, इनको देखिए बहस करने की व्यवस्था हो तो करिए। और सुनिए, जब देश की सेना के या अब आर्म फोर्सेस के लोग या मिलिट्री के लोग जाकर खेल कर किसी आतंकवादी को पकड़ते हैं तो उसको बिहार की बेटी कहते हैं। जिसको इशरत जहां को देश का आईबी चीफ कहता है कि आतंकवादी है, उसे आप कहते हैं बिहार की बेटी है। समस्या क्रिएट करने का डिबेट में मत क्रिएट करिए, डिबेट में मत क्रिएट करिए लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम। अपने टर्न का इंतजार करिए, दर्शकों को समझ में आएगा, आपको भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा ईमानदारी से। अब मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों का एजेंडा ये रहा आर्मी के बारे में, जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक की तो जो कहते हैं सबूत चाहिए। जब बालाकोट स्ट्राइक पे आर्मी चीफ ये कहता है कि हमने इतना किया, तो जो लोग कहते हैं पेड़ गिरे थे कि बिल्डिंग गिरी थी, 3 मरे थे कि 300 मरे थे, कौवे मरे थे कि आदमी मरे थे, वो लोग जब आकर आज यहां पर आंसू बहाने की बात करते हैं तो हिडन एजेंडा पूरी तरीके से एक्सपोज होता है। अन्यथा मैं आज यहां पे कहना चाहूंगा, यदि आपको आर्मी के प्रति पूर्ण सम्मान है तो कहिए कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट खत्म करने की अपनी मांग हम वापस लेते हैं। आप कहिए कि हम उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिसने कहा था कि आप भारत के आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहा। गुलाम नबी आजाद साहब ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहा कि इंडियन आर्मी सिविलियंस को ज्यादा मारती है, यह शब्द का, ये नहीं कहा कि सिविलियंस मर जाते हैं। इस प्रकार की बातें जिन्होंने भारत की सेना के लिए कही, वह लोग अगर उसके लिए माफी मांग ले तब हम थोड़ी ईमानदारी मांगे, वरना हिडन एजेंडा क्या है और रियल एजेंडा क्या है दिख रहा। ठीक है सफल साहब, छोटा सा जवाब, इसके बाद माधव जी बोलें। अंजना जी, पहले तो मैं देश को ये बता दूं कि आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट की जिसकी बात कर रहे हैं सुधांशु जी, उसको असम से हटाने की, नागालैंड से हटाने की आखिरी बातचीत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने की। दूसरी बात, हम वो पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं जिससे इस देश की तरफ से 4 युद्ध भी लड़े और 3 जीते भी हैं और बांग्लादेश को बनाया है और इस देश को एक रखा है। और उस पार्टी को या उस वक्त के तमाम आर्म सिस्टम को आप गाली मत दीजिए, ये देश के प्रति ठीक नहीं होगा। तीसरी बात, मैं केवल एक सवाल पूछता हूं, अग्निवीर स्कीम के अंदर अब बोला गया है कि नई रैंकिंग पद्धति आएगी। अगर आपकी सरकार ने सब कुछ तैयारी करके इसको लॉन्च किया है तो आज देश को बताइए ये नई रैंकिंग पद्धति जो कि एग्जिस्टिंग पद्धति से अलग होगी वो क्या है? क्या देश को आप शेयर करेंगे ये बात? ये कौन सी नई रैंकिंग पद्धति आप बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा गया है, उसकी डिटेल? ठीक है, इस पर मैं उनसे जवाब लूंगी। सुधांशु थोड़ा सा रुक जाइए, माधव जी से मुझे कमेंट लेने दीजिए। माधव जी, ये जो तस्वीरें हम बिहार की दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्पाद बिहार में ही मचा है। आपका क्या? अरे सप्पल साहब प्लीज रुक जाइए सर, नहीं तो आप ही लोग एंकर बन जाइए, आ जाइए टीवी डिबेट कर लीजिए। आपकी सरकार है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई सर? 3 जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, क्यों ऐसी नौबत आई बिहार में? अंजना जी, जिस अग्निपथ स्कीम की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट के भी जो है जो ओपिनियन आए हैं, उनके जो कंसर्न है वो आपने भी चर्चा में सम्मिलित किया। जो छात्र उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनके जो एप्रीहेंशन है, कंसर्न है, उसको भी हम लोगों ने सुना। मुझे लगता है कि कोई भी कानून लाने से, कोई भी इस तरह के नियम लाने से पहले एक प्रॉपर जो है ना, एक सारे स्टेक होल्डर की जब मैं बात करूं तो यहाँ डिफेंस से रिलेटेड मसला है, मिलिट्री से रिलेटेड मसला है, तो स्वाभाविक है डिफेंस एक्सपर्ट और मिलिट्री के लोग ही इस पे जैसे निचले स्टेक होल्डर होंगे। और जो छात्र प्रतियोगी जो चाहते हैं सेना में आना, कहीं ना कहीं वहां कंसेंसस होना चाहिए। बहुत अच्छे पॉइंट्स भी इसमें हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां लोगों के एप्रीहेंशन है।
मुझे लगता है कि सरकार को हम लोग भी एनडीए के पार्ट हैं और जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार को एक खुले दिल से, दिमाग से इस पे पुनर्विचार करने की भी आवश्यकता मुझे लग रहा है कि सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि जब जिस पर्पस से आप ला रहे हैं और वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, अगर छात्र उग्र हो रहे हैं, जिस छात्रों के लिए ही आप योजना लेके आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर रहे हैं, उनको एक मुफ्त आप पैकेज भी दे रहे हैं 4 साल के बाद, जहां उनके पास कॉर्पस होगा, उसके बावजूद उनके कुछ ग्रीवांसेस हैं, कंसर्न है। डिफेंस एक्सपर्ट के भी जो व्यूज आ रहे हैं वो काफी नेगेटिव व्यूज भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार खुले दिल से और दिमाग से इस पर पुनर्विचार करे, और मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं यह एक संवेदनशील सरकार है। जो भी व्यूज आ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से या तमाम अन्य सोर्सेज से आ रहे हैं, सरकार उस पर विचार करेगी। सरकार की मंशा अच्छी है, कहीं सरकार की मंशा में खोट नहीं है। हाँ, जो सजेशन आया है, सजेशन को इनकॉर्पोरेट और उसको जो है समायोजित करने की आवश्यकता है। अब छात्रों के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे 4 साल की अवधि को लेकर है, स्वाभाविक है वो जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में अगर 21-24 साल के भी लोग अपने आप को ये महसूस करें कि आज मेरे पास जॉब नहीं है, क्योंकि भारत इतनी बड़ी कंट्री, 130 करोड़ की आबादी है, बहुत लिमिटेड जॉब है। हम सब लोग जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र में कितने जॉब हैं, मैक्सिमम जॉब तो प्राइवेट सेक्टर में आ गए। अब सरकारी क्षेत्र में जॉब बहुत कम है। अब जो लोग सरकारी क्षेत्र में ही जॉब करना चाहते हैं उनके भी एप्रीहेंशन जायज है, और मुझे लगता है सरकार बड़ी गंभीरता पूर्वक उन सभी पे विचार करेगी और इस जो नया नियम लाया है उसको पुनर्विचार करके जैसे दुरुस्त करने का काम करेगी। ठीक है।